बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से मखसूस नशिस्तें निकल गई हैं। कानूनी तौर पर केस कमज़ोर है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो टाटा बाय बाय कह दिया है। जायजा लेंगे। लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून होने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में चलेंगे, कुछ बात करेंगे मईशत की, क्योंकि IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। क्या बातचीत हो रही है, कितना पुरुम्मीद है पाकिस्तान के वजारत खजाना से मुंसलिक लोगों का मामला, जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, कुछ अगर आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि शेर अफजल मरवत साहब एक इंटरव्यू दिया उन्होंने गुज़िश्ता रात। उन्होंने कहा कि जी बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब ने उनको बहुत सारे मामलात के हवाले से गाइड किया था कि आप जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद से पहले शेरानी साहब को ट्राई करें, उनसे बातें मुकम्मल हो गई। बड़ी एक तवील गुफ्तगू है। लेकिन मुझे ज़रा ये समझा दीजिए, आप भी उन लोगों में जिनकी बासानी मुलाकात हो जाती है पाकिस्तान में चंद लोगों में, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब किस तरीके से आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं और कितनी स्ट्रिक्ट होती है कि जो पॉलिसी वो बयान करें उसको ही पार्टी जो है वो टो करे, या पार्टी आज़ाद होती है कि मामलात के ऊपर खुद फैसला करे? तो सारे मामलात जो शेर अफजल साहब ने बयान किए उसको समझने के लिए आपका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। देखें, शेर अफजल मरवत साहब हमारे बड़े माशाल्लाह जोशीले और बहुत लॉयलिस्ट किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर भी हैं और कारकुन भी हैं। और वो कभी कभी जोश खिताबत में कुछ जरा ज्यादा भी बोल जाते हैं, लेकिन उनकी खलूस और उनकी नीयत पे कोई ऐसी वो बात नहीं होनी चाहिए। बाकी रहा ये है कि ये बातें जो हैं ये खान साहब के साथ बिल्कुल होती हैं, और मुख्तलिफ मामलात पर वो अपना इजहार राय भी देते हैं और हम उनके से रहनुमाई भी लेते हैं। हम्म। लेकिन फिर वो जो है जाहिर है कि चूंकि पाबा सलासल हैं, वो अंदर उनके साथ इतनी आसानी से नहीं होता। जो फिर बीच में कोई रुकावटें आती हैं और टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो फिर वो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उनकी तरफ से कि अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर इस तरह कर लें वगैरह वगैरह। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब की मर्जी के बगैर कोई भी काम पार्टी में होता है। और जाहिर है कि खान साहब ही की वजह से सभी को वोट मिले हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और खान साहब ही पार्टी के जो है डी फैक्टो चेयरमैन भी हैं और सरबराह भी हैं और रूह रवां भी हैं और अवाम के दिलों की धड़कन भी हैं। सो तो कोई ऐसा तजाद और इसमें नहीं है किसी की सोच और फिक्र में। बाकी ये है कि अब मैं मसलन नहीं बात करूंगा जो मेरी खान साहब के साथ सारी बातें हुई हैं, जी जी। इसलिए कि बातें बहुत सारी पार्टी के अंदर होती हैं जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती, और बिल्कुल। सारी बातें पूरी भी नहीं हुआ करती हैं। इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी भी हमारी है, कोर कमेटी भी हमारी है, एपेक्स कमेटी भी हमारी है, जिसमें खान साहब हिस्सा बावजू नहीं ले सकते क्योंकि वो आजाद नहीं है उस अंदाज से। हम्म। सो वहाँ जो बहुत सारी बातें होती हैं और जो जो हमारे जिम्मे टास्क लगते हैं, मसलन मैंने पीर पगाड़ा साहब से बात की क्योंकि हमारा पॉलिसी ये थी कि जिन लोगों ने भी इलेक्शन के नताइज पर एतराजात किए और धांधली की बात की है, और जिन्होंने भी इस हाइब्रिड हुकूमत या केयर टेकर हुकूमत जो भी है उस पर और इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर जिन्होंने भी बांगे दौर आवाजें की है, निकाली है, उनके साथ राब्ता किया जाए। और सिवाय तीन पार्टियों के जिन पर सुर्ख लकीर लगी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी और MQM, उसके हम्म। अलावा हमें सारों के जिम्मे लगा था। तो तो मैंने पीर पगाड़ा साहब से बात की। खोसा साहब, मैं पीर पगारा साहब की बात आप मुकम्मल कर लें तो मैंने पीपल्स पार्टी का एक सवाल पूछना है। माजरत, मैं जज्बात पे काबू नहीं रख सका। आप पीर पगारा साहब की बात ज़रा मुकम्मल कर लें सर। पीर पगाड़ा साहब से बात हुई और उन्होंने माशाल्लाह भरपूर अंदाज से अपना जो है वो से जुलूस भी किए, और इस पर जो है उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया और हमने भी उसमें शिरकत की। मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इस कॉल पर बिल्कुल आपके शाना बशाना होगी। इसी तरह आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक सॉरी जमात इस्लामी ने, आपने हाफिज नईम साहब ने कराची में कहा कि जी मैं जी। ये नशिस्त जो मुझे जिताई गई है मैं इसको बिल्कुल
वापस करता हूँ इसलिए कि मैं नहीं जीता, यहाँ से पीटीआई जीती है। जी तो सर। उन्होंने भी बड़ा फराख दिली का और बड़ेपन का सबूत दिया, और वो भी इस किस्म की जो है एमक्यूएम का जिस तरह से कराची से जिताया गया, उन्होंने बहुत ही शदीद किस्म की शिद्दत से उसके खिलाफ आवाज उठाई। और वो भी मैं समझता हूँ कि मैंने खुद लियाकत बलोच साहब से बात की, तो इसी तरह असद कैसर साहब की और दूसरों की उनको टास्क दिया गया कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करें, शेरपाव साहब से बात करें। तो मुख्तलिफ जो है ड्यूटीज मुख्तलिफ जी। पार्टी के जो है हमारे काबिल ओहदेदारान हैं उनके जिम्मे लगाई गई थी। तो अच्छा खुशा साहब, लेकिन सवाल उसमें एक, तो कोई खुशा साहब एक बड़ा आपसे लिवरेज लेके एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि आप पीपल्स पार्टी का तवील अरसे तक हिस्सा रहे हैं, बल्कि अभी आपने तहरीक इंसाफ के बजाय पीपल्स पार्टी का नाम भी ले दिया एक जगह गलती से, मैं उसको तस्दीक उसकी कर दूं। तो आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर से उसके बानी चेयरमैन जो आपकी साबिक कायद जो शहीद हो गई उनके फर्जंद के लिए कोई लॉबिंग नहीं की, कोई खान साहब को समझाने की कोशिश नहीं की कि नौजवान क़यादत आएगी तो शायद पीपल्स पार्टी के हालात आपके साथ चलने से बेहतर हो जाए आप लोगों के मुताबिक? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, मैं जो 2 साल से जो मेरी दूरी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसकी भी आपको पता ही है सर। कि मैं असूली मौक़िफ़ पर बदस्तूर कायम था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो है पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करने लग गई है। हम्म। पावर पॉलिटिक्स कभी भी भुट्टो साहब की, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो साहब की, वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। अवामी जो है वो उस पर इन्हसार करते थे, और अवाम ही की ताकत से वो हमेशा इक्तदार में आते थे। अब ये पावर पॉलिटिक्स में है। पावर पॉलिटिक्स में दो किस्म की होती है। एक हम्म। इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, जिसे भुट्टो साहब ने खत्म किया था, दफन किया था। आपको याद होगा 70 के इलेक्शन में जब खम्बे को भी उन्होंने टिकट दी थी, तो बिल्कुल। वो भी मुंतखब हो गए थे। और एक इसने इमरान खान साहब ने अब आकर ये खत्म की है, जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है। अब आप देखेंगे आईपीपी में जितने गए सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स, अलीम खान जोर से उसको जिताया गया है, लेकिन कोई भी नहीं जीता है। और इसी तरह जो है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नजरियाती बनाई गई, वो खटक साहब की सरबराही में, खटक साहब खुद भी हार गए और सारे हार गए, और खटक साहब ने इस्तीफा भी दे दिया। तो ये जो है इमरान खान ने भी इनकी पावर पॉलिटिक्स जो है वो खत्म कर दी और पीपल्स पॉलिटिक्स पे ही आया। और अंदाजा कीजिएगा लोगों ने जिस तरह 8 फरवरी को निकले, जिनका ना तो पीटीआई को ना तो कैंपेन करने दी गई, ना उनको सिंबल जो है एक दिया गया, ना ना उनको कॉर्नर मीटिंग कर दी, बल्कि कोई झंडा उठाता था तो उसको भी अंदर कर देते थे। और हमारी सारी क्यादत को जो है वो जेलों में बंद किया हुआ है। और बाकी जिनको वो तोड़ सकते थे और जुल्म और तशद्दुद रवा कर सकते थे, वो पूरा चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, अभी भी 10-10 महीने से लोग जेलों में हैं। तमाम तर तशद्दुद के बावजूद जिस दलेरी से, जिस जुर्रत से लोगों ने 8 फरवरी को कैंडिडेट ढूंढते रहे, इमरान खान का हम्म। कैंडिडेट कौन है, उसका सर आपको तो सिंबल वैसे इंतखाबी ढूंढते रहे। निशान, आपको तो इंतखाबी निशान थोड़ा सा आसान मिल गया था सर, शुक्र है बेंगन शेंगन या जूता शूता कुछ नहीं मिला। मैंने आपके इलाके के अंदर ही मेरी रिहाइश है, आना जाना मेरा वहाँ से होता है लाहौर में, तो मैंने देखा है कि सर आपको तो बड़ा आसान इंतखाबी निशान मिला था। आप तो इस पर इत्मीनान होना चाहिए आपको, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, मैंने तो अपनी मर्जी से लिया था। इसलिए कि जब उसने मुझे, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा सॉरी सर, आपको ये तो नहीं मिल सकता, ना पीटीआई का तो ना बल्लेबाज का, तो आप बताएं। तो मैंने अपना निशान के लिया। हालांकि के लोगों ने कहा कि ये कौन समझेगा के का, और मैंने कहा के का मतलब खान है, बेशक। के का मतलब किंग खान है, और के का मतलब खोसा भी है। बिल्कुल। सो मैंने तो ये कॉन्शियसली ये निशान लिया, इसलिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादातर पढ़े लिखे और सर। समझदार लोगों की है। और इसमें जो है, लेकिन इसमें अनपढ़ लोग भी यकीनन मौजूद हैं और थे। और मुझे उसने बताया एक ने कि मैंने अपनी माँ के जो बूढ़ी है, नहीं खांदा है, मैंने उसके हाथ पर निशान के लिख दिया। मैंने कहा ये इसको देना है वोट।
तो बहरकैफ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शऊरी तौर पर अवाम पाकिस्तान ने ढूंढे, बैंगन ढूंढा, फाख्ता ढूंढी, कटोरा ढूंढा, खिड़की ढूंढी, बिस्तर ढूंढा, यानी पूरा जहेज का सामान था। लेकिन लोगों ने असल में बल्ले को वोट नहीं था, इमरान खान का वोट था। सो इमरान खान की जिस अंदाज से लोगों ने उमड़ के मोहब्बत का इजहार किया, वो पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहले ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। अच्छा खोसा बाहर साहब, क्या, सवाल अपनी मगर जगह रह गया, सवाल अपनी जगह रह गया कि जब आप ज़ाती तौर पर, इंफरादी तौर पर एक अच्छा निशान ले सकते हैं, कैंपेन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहाँ गलती हुई कि मखसूस नशिस्तें उन्हें बिल्कुल भी हासिल नहीं हुई? इलेक्शन से पहले जो करने के काम थे वो इलेक्शन के बाद क्यों हो रहे हैं? मैं ब्रेक एक खोसा साहब लेता हूँ, ये सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जवाब लेता हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अब सवाल जो मैं ब्रेक से पहले आपके पास छोड़ कर गया था कि आप माशाल्लाह कानूनी माहिरीन की इतनी बड़ी टीम है, मुनज़्ज़म भी ज़ाहिर है कि वकला किसी और के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, अब लीड तो आप लोग ही कर रहे हैं, तो क्या कहाँ गलती हुई कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला जब एक प्लान हाथ से निकल गया था तो प्लान बी कोई ऐसा नहीं बन सका कि जो अमल पजीर हो, जो कानूनी तौर पर मजबूत हो? नहीं देखें, इन्होंने मार्जिनलाइज करना था। ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, ये कोई हम्म। जमहूरियत नहीं है, ये सरजमीन बेआइन है। इस वक्त कोई कानून नहीं है, कोई आइन की अमलदारी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, बस एक अल्लाह के नाम पर चल रहा है हाइब्रिड सिस्टम। ये इन्होंने करना ही करना था। अभी भी हम्म। इन्होंने मजीद, सिर्फ ये नहीं, ये देखें, जब भुट्टो को 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है, 45 साल बाद कह रहे हैं कि ये मिस ट्रायल था और इसको सजा जो है वो नाजवाजन हुई है, और ये आर्टिकल 10A के मुतसादिम और मुनाफी है, वगैरह वगैरह। तो मैंने यही कहा अपना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, मैंने नेशनल असेंबली में भी कहा मैंने, और सुप्रीम कोर्ट को मुतवज्जे करवा कर मैंने कहा कि खुदारा आप 45 साल मजीद मत इस पे ताखीर हम्म। करें। एक हरदिल अजीज वजीर आजम को हमने जो है अवाम से मुनकते किया, और 45 साल आपको इंसाफ देने में लगे। खुदारा अब और 45 साल न लगाएं कि 9 मई और 9 फरवरी का वजीर आजम, एक और जो हर दिल वजीर आजम है, जो लोगों की दिलों की धड़कन है, वो जेल में पड़ा हुआ है। और अवाम ने 8 फरवरी को वो उसको जेल में करना, बंद करना मुस्तरद किया। अवाम ने उसकी सजाएं मुस्तरद की, अवाम ने उसके निशान छिन जाने को मुस्तरद किया, और अवाम ने फिर भी ये सर लेकिन फैसला 9 मई दो के टोक वज़ीर आज़म दिया से कि क्या ना मुराद है इमरान। खोसा साहब आपकी? आप कह रहे हैं कि 9 मई का वज़ीर आज़म, 9 मई को ऑन करते हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं कहता हूँ 9 मई का जो ऑर्केस्ट्रेड जो एक ड्रामा खेला गया, हम्म। जिसमें जिसकी वजह मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन, ये सुप्रीम हम्म। कोर्ट एक कमीशन बिठाया हाई पावर्ड, कि वो सिर्फ एक और वजीर आजम को जो है सीन से मुनहदम करने के लिए, अवाम से छीनने के लिए, उसको इक़्तिदार से अलहदा करने के लिए, और उसकी पार्टी को तितर बितर करके उसको जो है हवा में बखेरने के लिए, ये एक और काविश मजमूम है। जो 45 साल मत लें इसको, इंक्वायर कर लें इसको ठीक। इसको ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। आठ अच्छा फरवरी को जीता हुआ है, और 9 फरवरी को फॉर्म 47 के जरिए उसको हरा दिया जाता है। सर। तो ये भी जरा दोनों चीजें, 9 मई का जो सानिया था, जिसको सानिया कहते हैं, क्या वो ऑर्केस्ट्रेड था और सिर्फ इमरान खान को पॉपुलैरिटी की, उसकी जो है हरदिल अजीजी को खत्म करने के लिए, और उसकी जमात को मुनहदम करने के लिए, और उसकी आड़ में 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके सारे क्यादत आज तक जो है, शाह महमूद अंदर है, अपना चौधरी परवेज इलाही अंदर है, हम्म। डॉक्टर जो है यास्मीन अंदर है, एजाज चौधरी अंदर है, और बाकी बेबहा लोग अभी भी उस वक्त से पावा सलासल है। तो ये भी जरा इंक्वायर कर लें, इसलिए कि अच्छा ऐसे ड्रामे हमारे ही मुल्क में हो सकते हैं बदकिस्मती से। सो सर, खुदारा इसको भी देख लें। सर अली अमीन जी, गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है पीएम साहब से, खान साहब ने इसका के ऊपर क्या रद्दमल दिया, अगर कुछ आप तक अब पहुंच सका हो? क्या मफाहमत की तरफ पहला कदम है, जैसे जरदारी साहब कहते हैं कि जी अच्छी बात है, इस तरह से आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, किससे मुफाहमत, किससे? शहबाज शरीफ? अरे बाबा, शहबाज शरीफ वजीर आजम है,
वो जो अपना वजीर खजाना नहीं रख सकता, जो अपने हलके से हारा हुआ शख्स है, जिस पर हमने एतराज किया कि जो अपने हलके से हारा हुआ है वो 25 करोड़ अवाम का कैसे जो है मुंतखब नुमाइंदा बन सकता है या वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। वजीर दिफा वो वजीर सॉरी अपना वो नहीं रख सकता, अपना दाखिला वो अपना नहीं रख सकता, ना तो वजीर खजाना पाकिस्तानी शहरी है, ना MNA है। तो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब तो वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद क्या आजकल वो चेयरमैन PCB है, जी सर। और ना वो MNA है, और वो उनको वजीर दाखिला बना दिया गया है। तो इसी तरह फातमी साहब जो है उनको फॉरेन एडवाइजर बना दिया गया है, यानी असल वजारत जो खारजा जो है वो वही चलाएंगे जो कि नहीं है, केयर टेकर में मौजूद थे। खुलसा और साहब ऐसा तो आपके दौर में भी होता रहना है, कभी शौकत तरीन साहब आ रहे हैं, कभी हफीज शेख साहब आ रहे हैं, कभी कोई साहब बाहर से आ रहे हैं कि जी ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये जो है वो नहीं, मुशीफ ये बन नहीं, जाएंगे। ये ये तो नहीं सर हुआ था। टेक्नोक्रेट्स को तो लेते ही है ना सब लोग। टेक्नोक्रेट वजीर दाखिला टेक्नोक्रेट होता है, वजीर खारजा टेक्नोक्रेट होता है। चले खजाना तो समझ आती है कोई थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो मौसूफ पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, ये सर MNA भी नहीं है। एक चले नेशनल उन्होंने तो सिक्योरिटी फिर एडवाइजर भी होते एक थे ना PTI के दौर में, वो मुईद अनवर था उनका नाम, पता नहीं क्या मुईद साहब थे कोई। तो सर इस तरह से तो होता रहा है ना मुल्क में पहले भी। नहीं, तो फिर अगर टू रॉन्ग्स विल नॉट डू वन राइट, अगर सर पाकिस्तान को आप कहते हैं कि ये अवाम ही को हासिल है हक हुक्मरानी का, तो फिर अवाम के मुंतखब लोगों को ही पार्लियामान में होना चाहिए, सर और फिर वहां से ही जो है हक हुक्मरानी अवाम को है। अल्लाह ताला की हाकमियत है, आला किताब है, यही सर आर्टिकल 7 है, यही आर्टिकल 5 कहता है। तो फिर इसका मतलब है हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, हम किसी और के जो है इशारों पर चलते हैं, किसी और कोई और हुकूमत चलाता है, चाहे वो IMF की आड़ में ले लें या आप किसी और की जो है मुक्तदर सर हल्के का एक नाम ले लें। एक एक अब अगर आपका एक सर एक आखिरी सवाल मैं मेरे पास, वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो रहा है, सर एक आखिरी सवाल मुझे अगर आप बता दें ज़रा जल्दी क्विकली सा। सर IMF के हवाले से ख़त आपने लिखा, अब मुजाहरे कर रहे हैं वहाँ अमेरिका के अंदर उनके दफातर के बाहर। GSP+ के हवाले से तारड़ साहब कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का स्टेटस ले लिया जाए। सर ये तो मुल्क सियासत से बढ़कर रियासत के साथ जो है वो लड़ाई नहीं है? रियासत आप किसको कहते हैं? रियासत तो अवाम है भाई, आर्टिकल 7 पढ़ लो जरा। रियासत कोई और नहीं है, रियासत अवाम है। जब आपने अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर आप गासिब हुकूमत इंस्टॉल कर देते हो पाकिस्तान में, जो पहले ही धरती माँ को लूट कर लॉन्डर करके पार्कलैंड व्यू के लंदन के अमीर तरीन फ्लैट्स लिए, वन हाइट पार्क ली, और ऑफशोर जाली कंपनियां बना के आप अपना जो है पाकिस्तान की दौलत लूट के ले जाते हो। तो क्या आप 3 नस्लें तो आप गिरवी रख चुके हो पाकिस्तान की। आज सर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 3 लाख मकरूज हो रहा है। तो सर आप क्या थैंक यू। चाहते हैं कि खुलसा साहब पाकिस्तान की अगर तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि सिर्फ भाई ऑडिट करवा लें और फिर असली नुमाइंदों से जो पाकिस्तान के हैं उनसे बात करके आगे इन मामलात को चलाओ, ताकि उनको दर्द महसूस हो कि ये पैसा धरती माँ पर खर्च होना है, हमारे मुल्क के संवारने पर होना है, हमारी सर नस्लों को संवारने पर होना है, लोगों की तिजोरियां भरने के लिए और डाके मारने के लिए नहीं है। तो फिर सर क्यों थैंक कर यू। आप कहते हैं कि ये रियासत तो अवाम है, अवाम को तो पिसी हुई है बेचारी, अवाम सर के बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है, अवाम की खुशहाली तो मकसूद ही नहीं है इन्हें। खुलसा साहब सर थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे तो कुछ मईशत पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सियासी मार्च के बजाय इक्तिसादी मार्च किया जाए, ये कहना था एहसन इकबाल साहब का, बड़े अहम हुकूमत वज़ीर हैं। कुछ जायज़ा लेते हैं मईशत का, क्योंकि मईशत जो है वो आजकल सियासत को चला रही है। IMF के साथ जितने अच्छे मुज़ाकरात हो जाएंगे उतने अच्छे तरीके से हुकूमत का आगाज़ हो सकेगा, यही कह रहे हैं नाकदीन और यही कह रहे हैं हामी भी। मेरे साथ मौजूद है खाकान नजीब साहब। ख़ास तौर पर इस वक्त में हम उनसे बात कर रहे हैं कि जब IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं, कितनी संजीदा बातचीत हो रही है और पाकिस्तान कितनी तैयारी के साथ IMF के सामने प्रपोजल लेके या मामलात लेकर मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब थोड़ा सा एक सियासी पहलू है, पहले मैं कह रहा हूँ उससे वहाँ से शुरू कर लें। सदर पाकिस्तान और चंद वज़रा ने ऐलान किया कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे। उस पर दो जानिब से एहतजाज हुआ, एक एहतजाज कह लें या तनकीद हुई।
मैंने एक ट्वीट में नज़र से गुजरा जिसमें एक साहब ने कहा कि भई आप तनख्वाह ज़रूर लें लेकिन हुकूमती मामलात को बेहतर तरीके से चला लें, जो आपका मैंडेट है। तनख्वाहें ले न लें, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एक तबका वो भी है जो कहता है कि तनख्वाहें ना लेने से एक अलामती बोझ आप ख़जाने के ऊपर से हटा लेते हैं, जिससे एक तासुर ये जाता है कि आप मुल्क के बारे में या मईशत के बारे में या मुल्क के होने वाले अखराजात के बारे में कुछ फ़िक्रमंद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सदर या चंद वज़रा तनख्वाहें ना लें, उससे मईशत को कोई फ़र्क पड़ता है? हुकूमती साइज़ या हुकूमत की जो अखराजात हैं उसका उससे कोई ताल्लुक है? देखिए, ऑप्टिक्स के लिए तो एक लीडरशिप का, लोगों के साथ खड़े होना और ये इंडिया देना कि हम अपनी सैक्रिफाइस देने को तैयार हैं और तनख्वाह नहीं लेंगे, आई थिंक इट्स अ गुड ओमन। इसको इसी नज़रिए से लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ में नेगेटिव पहलू ढूँढने की बजाय अगर इंसान ये पॉजिटिव पहलू ढूँढे कि उन्होंने ये इंडिया दिया है, कि बाकी भी बहुत जो हाई अर्नर्स हैं पाकिस्तान में, बाकी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स पूरा नहीं देते, बाकी भी बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम टैक्स में नहीं ला रहे। तो इस इंडिया को इस तरह देखें ना कि जिनका जो ड्यू है वो तो ज़रूर देना चाहिए, हम्म। और जिनको जो ड्यू हो रहा है उसमें से अगर अपने पेट को काट कर कम कर दें, चाहे वो 2 लाख रुपए महीना ही हो, तो चले। एक ऑप्टिक्स है उस टाइम पर जब पॉवर्टी 40% पे हो, जब इन्फ्लेशन, मैं 1 सेकंड पहले आपसे नंबर देखता हूँ, जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं हम्म। कोशिश करता हूँ कि नंबर्स जो हैं वो मेरे सामने हो। मैं बड़ी नंबर ओरिएंटेड गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, फवाद, ये 51 चीज़ों का हर हफ्ते का हमें इंदिया देता है कि पिछले हफ्ते से उनकी कीमतों को क्या हुआ। ऑन हम्म। द एवरेज 1.35% कीमतें पिछले हफ्ते से बढ़ी और 33% कीमतें सालाना की बुनियाद पर बढ़ी। ये है इस वक्त मुल्क का नंबर 1 मसला। तो उसमें बिल्कुल। अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो अच्छी बात है, पर असल बात यह है जो मैं हमेशा कहता हूँ, कैन वी पुट कॉम्पिटेंट मेन एंड वुमेन ऑन द प्लेसेस जहां पे हमें मुल्क के निज़ाम में एक तब्दीली और एक तंजीम नौ करनी है। असल बिल्कुल ठीक। सवाल पाकिस्तान के सामने ये है, मैं मैं ज़रा तनख्वाह थोड़ा लूं सा या आगे ना लूं। चलते हैं। मैं कहता हूँ जी। खाकान साहब, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जाहिर है कि ये एक थोड़ा सा जो सवाल था मेरा, उसके पीछे पर्पस भी यही था कि जो गुफ्तगू, जो तनकीद हो रही है, जो मामलात हो रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपका पॉइंट आ जाए। ज़रा हम एकेडमिक गुफ्तगू की तरफ अगर आ जाएँ, जो अवामी भी हो तो ज़्यादा आसानी हो जाए लोगों को समझने में। सर, IMF का यहाँ पर वफ्द मौजूद है, हम उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो मामलात अब तक सामने आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अब तक सामने आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स का तबादला हुआ है, जिस फ्रेमवर्क पे पाकिस्तान अब तक जो है वो काम कर चुका है, और जो IMF के मुतालबात आ रहे हैं कि आप ये चीज़ें ठीक करें, तो आपको लग रहा है कि गुड गोइंग? तो बात, एक तो बात ये है कि मैं बहुत ही अपने, जैसे कहे ना, दर्द दिल से ये कहता हूँ कि 76 साला हिस्ट्री में ये प्रेपरेशन कर रहे हैं कि 23वें स्टैंड बाय अरेंजमेंट को कंप्लीट कर लें, और 24वें प्रोग्राम के लिए उस लेंडर के पास, जब कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं होता, उसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उसके पास चले जाएं। आप मुझे खुद बताइए कि अगर आप 76 साल में 24 बार आईसीयू के डॉक्टर या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास गए हो, तो मैं आपसे ये तो पूछूंगा ना कि भाई आपने जिंदगी में क्या किया कि आप 24 बार आईसीयू के चक्कर काट के आए। माय फादर इज 91, ही हैज बीन टू द आईसीयू वंस इन हिज लाइफ, वो भी एक फॉल हो गई थी। सो उन्होंने कोई अच्छी डाइट ली होगी। पाकिस्तान की डाइट अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम जो कमाते थे और जो खर्च करते थे वो बहुत बड़ा खसारा था। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ने अब आपसे पूछा कि आप बताइए कि इस खसारे को कैसे संभालना चाहते हैं। उसमें एनएफसी का एक बड़ा जुज है। मैं बहुत अरसे से एक वर्ड यूज करता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी किया है, कि फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क, यानी कि फेडरल का मालियाती फ्रेमवर्क ब्रोकन है। एहसास नहीं करेंगे तो अगले आकर एहसास करवा देंगे। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मानता, तंजीम नौ मांगता है। ठीक। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप जरूर सामने रख दीजिए। अगर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बढ़ेगा और सस्ती बिजली मांगने से कोई सोचता है कि हम ये मसला हल कर लेंगे, तो इससे बहुत बेहतर प्लान अगले आकर आपके सामने रख देंगे। सो गुफ्तो शनीद, मुझे उम्मीद है स्टैंड बाय अरेंजमेंट पे कंप्लीट हो जाएगी। उसमें भी कई ऐसी चीजें हैं, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि सब कुछ कंप्लीट है। मैं लार्जली एग्री करता हूँ,
बट दैट इज नॉट हाउ IMF वर्क्स। मैं हम्म। अभी 3 चीजें आपके सामने रख सकता हूँ जिस पे मैं हाँ। आपको तशवीश दिखा सकता हूँ। जैसे FPR का 33 अरब का अगर शॉर्टफॉल फरवरी में था, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप 9,400 कैसे पहुंचेंगे। सो हम्म। खाली ये कहना कि कंप्लीट है, दैट्स नॉट द होल पिक्चर। फिर आप आगे देखिए कि अगर आपने बहुत बड़ा स्टेट बैंक का प्रॉफिट पहले 6 माह में ही ले लिया है और अगले 6 माह में आपको पैसे कम आने हैं, तो आपसे पूछेंगे कि आपके 6 माह के नंबर इसलिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त बिकॉज स्टेट बैंक का बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो आ गया है। सो कहने का मकसद ये है, मैं और भी बहुत सी चीजें ऐसी जो आपके सामने रख सकता हूँ। एक ये भी चीज है कि प्रोविंशियल सरप्लस क्या वाकई आफ्टर द लार्ज स्पेंडिंग बाय द प्रोविंसेस पूरी होगी, आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं क्योंकि ये खाका साहब, मैं प्रोग्राम जो कहता हूँ है। कि एक एक करके अगर हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर ले। एनएफसी की बात आपने की। एनएफसी पाकिस्तान में एक बड़ा सेंसिटिव मसला है, खासतौर पर कुछ सूबे तो इसके ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते। वो तो समझते हैं कि एनएफसी अवार्ड की जो 18वीं तरमीम हुई थी उसका उससे सूबों को जो खुद मुख्तारी मिली है बस वो मैक्सिमम है, और उसके बाद जो है वो वफाक की शायद उतनी अहमियत नहीं है कि वो कुछ पैसे जमा करे और अपने पास भी रखे। लेकिन जाहिर है कि वफाक पैसे उधार मांग मांग के इनको आगे दे रहा है। तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है हम कुछ बात करें, हम कुछ इसमें कोई रास्ता निकालें? सो फवाद साहब, एक टीवी के प्रोग्राम्स पे कुछ लोग तनकीद ऐसे करते हैं कि उसमें डेप्थ में गुफ्तगू नहीं होती। इसलिए हम्म। मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ, ऑनेस्टली एवरी इंटरव्यू में उससे पहले पढ़ाई करता हूँ और फिर वो इंटरव्यू हम्म। करता हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी सी पढ़ाई की ये देखने के लिए कि क्या पाकिस्तान की एनएफसी अवार्ड में लिखा गया है। तो मुझे हम्म। बड़ी क्लियरली एक चीज दिखाई दी और मैं पढ़ना चाहता हूँ लोगों के लिए, ताकि ये एहसास हो इस पे गुफ्तगू करना क्यों जरूरी है। हम्म। सुनिएगा, द प्रोविंसेस along with यानी कि फेडरल गवर्नमेंट shall improve their tax base by हम्म। effectively taxing the agriculture and real estate and collection system, हम्म। achieving the 15% tax to GDP ratio in 2014-15। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस साल में 2023-24 में, तो हम मुश्किल से 12% पे पहुंचेंगे। पहले तो इस पे गुफ्तगू तो करने में कोई हर्ज नहीं है ना कि वफाक का बिल्कुल। टैक्स टू जीडीपी क्यों नहीं बढ़ा और बिल्कुल। प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के इजरा में क्या किया। हम्म। अब इस पे कोई गुफ्तगू करने से मैं प्रोविंसेस का हक छीनना नहीं चाहता, पर जिन हम्म। जो प्रोविंसेस को मैंने पैसे ज्यादा दे दिए हैं, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट्स के पैसे तो उनको दे दिए हैं, पर वो 17 के 17 सब्जेक्ट्स भी मेरे पास हैं फेडरल में, तो मुझे फेडरल से भी पूछना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इस पे क्यों स्पेंडिंग कर रहे हैं। हम हमेशा तो गुफ्तगू को इसका उस मतलब नजरिए में ले जाते हैं। खाकान साहब, इसका मतलब अब जो बड़ा आसानी से समझ में आता है कि हमने तो पूरा अपना एक स्ट्रक्चर जो था, जो ठीक चलता था किसी वक्त में, उसको ख़राब कर लिया। अब हम नीचे से चीज़ें ठीक भी कर लें लेकिन ऊपर से ये सांप तो खड़ा रहेगा ना जो में डसता रहेगा। जी। सो गुफ्तगू ऐसी है कि हम इस पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, इसको सर। बेहतर करना चाहते हैं। प्रोविंसेस को पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानी चाहिए। वफाक को इतना बड़ा बोझ डालना और हम्म। उसमें पॉवर्टी के एक्सपेंसेस में शेयर करना और बहुत से टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज में शेयर करना शायद लाजमो मलजूम हो जाएगा, हम्म। ताकि हम एक अच्छे वफाक का मालियाती फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकें। ये मेरी हम्म। कतई तौर पे ख्वाहिश नहीं है कि हम किसी का भी हक मारें, पर हम वफाक को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, प्रोविंसेस को भी, और फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस करके हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यही ख्वाहिश हमारी होनी चाहिए। आईएमएफ कुछ भी कहे, हम उसको जाकर खुद कहें कि ये हम काम करना चाहते हैं। कौन इससे इनकार करेगा कि लोगों की दहलीज पर एजुकेशन और हेल्थ की ना सिर्फ बजट्स हों, पर उनकी जो काम करने वाले हैं वो भी हम्म। उनकी दहलीज पर किए जाएं, लोकल एम्पावरमेंट की जाए। तभी जो जमहूरियत है उसका जो खूबसूरती है वो लोगों को दिखाई देगी और उसमें तकवीयत मिलेगी पाकिस्तान में। सो ये सारे काम पाकिस्तान के करने वाले हैं। अगले 5 साल बहुत सीरियस रिफॉर्म के हैं और वो सीरियस लोगों के हैं जो ये रिफॉर्म कर सकें और आईएमएफ को कन्विंस कर सकें कि वी हैव अ होम ग्रोन प्लान। मैं 1 मिनट लूंगा। मैंने न्यूज अखबार में परसों एक आर्टिकल लिखा है कि इज पाकिस्तान प्रिपेयर्ड फॉर आईएमएफ, और हम्म। ये मैंने एक दिन पहले इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको छाप दीजिएगा आईएमएफ के आने से पहले। और मैंने इसमें बताया है कि पाकिस्तान की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की सारी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए, कि वो आईएमएफ से पाकिस्तान प्लान पर पाकिस्तान की
गवर्नमेंट ज़्यादा जानती है इस पे बेस करके, और ये मैं हर मुल्क की कंट्री अथॉरिटी को कहता हूँ, यू नो योर कंट्री बेटर देन द बिल्कुल। फोक्स हु कम फ्रॉम वॉशिंगटन। प्लीज बी श्योर ऑफ दैट, बट दैट मस्ट कम थ्रू व्हेन यू टॉक टू द आईएमएफ फोक्स। वो बिल्कुल। हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनसे बेहतर उन गुफ्तगू ना कर सकें, बिल्कुल। पर कभी बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं होता डेवलपिंग मुल्कों में, ये मेरी एक जनरल राय है। अच्छा, डॉक्टर साहब, रियल एस्टेट सेक्टर आपको लगता है कि कहीं पे जो है वो काबू आ जाएगा? क्योंकि महसूस ही होता है कि वो थोड़ा सा मुंह जोर हाथी है। जब आप उसकी हवाले से बात करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो वो पूरी जो अपना सेक्टर है उसको बिठा देते हैं कि उनका जो पार्ट इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हो रहा होता है, तो लोग एकदम कहते हैं कि जी कारोबारी सरगर्मियाँ रुक गई, रियल एस्टेट पे जो है वो वैल्यूअस प्रॉपर्टी की हाल्ट हो गई हैं। तो रियल एस्टेट एक क्योस पैदा करता है मुंह जोर घोड़े की तरह। तो क्या उसको हम काबू कर पाएंगे? कैसे काबू होगा? आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात सामने रखी है। जनरली जो इकोनॉमिस्ट्स हैं जब इस पे गुफ्तगू करते हैं, तो इसको सिर्फ इस निगाह से देखते हैं कि हम टैक्स ले लें जी, इस पे टैक्स नहीं है। अम, जो समझदार लोग हैं जब इस पे गुफ्तगू करेंगे तो वो फॉलोइंग होनी चाहिए। हम रियल एस्टेट सेक्टर को पनपने में रोकना नहीं चाहते। हम्म। मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, वहाँ पे हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाते हैं। इसका हम्म। मतलब ये होता है कि बहुत सी प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया जाए, जैसे डॉलमेन मॉल का एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। जी आप और सर। मैं दोनों उसको ओन कर सकते हैं, 10-12% उस पर डिविडेंड कमा सकते हैं। सो एक तो यह है कि इस सेक्टर को पहले एज अ होल स्टडी कीजिए, और इसमें जो हम्म। कबाहतें हैं, इसमें जो कमजोरियां हैं, उनको ठीक कीजिए, ताकि हम सिटीज को इस तरह डेवलप कर सकें कि ये ऊपर जाएं और हम फैलाव रोक के एग्रीकल्चर जमीन पे काबू ना करें। दूसरा, इस पे हमने ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो हम्म। 7-7.5% लेट्स से ऑन द एवरेज चार्ज होता है। ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं करोड़ की प्रॉपर्टी लेके 2 करोड़ की बेचूं और 5-6 साल गुजर गए हों तो मैं उस पर सिफर प्रॉफिट पे टैक्स दूं, क्योंकि वो एक तरह से मेरी कमाई है। तो एक हम्म। बहुत बड़ा जो आंसर है, मैं हुकूमत की कमाई का वहां पे जाया कर रहा हूं। सो दूसरी इस निगाह से इसको देखिए। जब इस निगाह से आप गुफ्तगू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बाकी सेक्टर्स की तरह पाकिस्तान में इस पे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट और उस पे बेस्ड अगले 5 साल एक्शन सामने आने चाहिए। यानी कि अब अब आसान पाकिस्तान में जो अल्फाज में कह लें कि इसके अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कि इसको बिल्कुल एक हमने बिल्कुल इस तरह से छोड़ा हुआ है कि देसी तरीके से चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा जो है वो दुरुस्त जदीद दुनिया के साथ हमें लाना पड़ेगा। दुरुस्त देखिए, जो असल है वो यहाँ आके रुकी है कि पाकिस्तान में जो नारा हम बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपनी सोच, अपनी थिंकिंग ये हम्म। कहाँ हम्म। रखी हुई है? आईएमएफ हम्म। के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, बाकी दीगर कंसल्टेंसीज के पास। इसको तो वापस लीजिए ना। पहला चेंज जिस दिन पाकिस्तान ने तब्दील होना है और 5 साल में एक मुख्तलिफ नक्शा खींचना है पाकिस्तान का, जो कि मैं इस बात का मतलब फंडामेंटल बिलीवर हूं कि हम 5 साल में मुख्तलिफ पाकिस्तान दिखा देंगे। जिस दिन आप 10 बंदे या 10 खवातीन रख लें और वो हर सेक्टर के एक्सपर्ट हों, वो रिसर्च करना जानते हों। बिल्कुल। योर रिसर्च टुडे इज आउटसोर्स्ड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हम्म। कोई भी मुल्क, चाहे वो इंडिया हो जब मनमोहन सिंह आए, चाहे वो जनरल पार्क हो जब वो साउथ कोरिया में आए, तो उन्होंने अपना प्लानिंग कमीशन यूज किया। मनमोहन सिंह तो खुद समझते थे, वो हमारी तरह इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने तो अपना प्लान अपनी 91 की स्पीच में दे दिया। वेयर इज दैट? हम्म। एंड दैट प्लान, दैट थॉट इन एवरी सेक्टर, वो इस तरह नहीं हो सकती कि बगैर रिसर्च के हो। आपका 5 साल में एनर्जी सेक्टर कैसा दिखेगा, पहले इस पे बात कर लें। मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे, फिर हमने उसको मॉडल करना है। आईएमएफ यही करता है, और मुल्कों की डेवलपिंग वर्ल्ड की कमजोरी ये होती है कि चूंकि वो उस तरह की इक्वेशंस, मॉडलिंग, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स नहीं सामने रख पा रहे होते, तो वो कन्विंस हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक ये है। आईएमएफ ही सही कह रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा खाकान साहब ने कि जब तक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, जब तक रिसर्च को नहीं लेके आएंगे, इंडस्ट्रीज से एक्सपर्ट्स को साथ नहीं बिठाएंगे, देसी तरीके से मईशत को चलाने की कोशिश करेंगे, तो मामलात ऐसे ही रहेंगे। फिर चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या उन इदारों की बात हो कि जो बीमार हैं और पाकिस्तान की मईशत को बीमार कर रहे हैं। मामलात को अगर देखना है रिसर्च की बुनियाद पर करना है, हालात को तब्दील करना है, तो जदीद दुनिया के साथ चलना है। खाकान नजीब साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।